देश मना रहा है 7वां सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में 7वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता। कहा, देश की सुरक्षा के बिना विकास संभव नहीं। आर्थिक और सामाजिक विकास में सैनिकों का योगदान अहम। नई दिल्ली में सीडीएस सहित तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर। अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के विजयपुर में आयोजित पतंग महोत्सव में हुए शामिल। देश के उत्तरी भाग में फिर लौटी कड़ाके की ठंड। पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई वाले स्थानों पर चढ़ी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फ ही बर्फ। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 15 जनवरी से लौटेगी शीतलहर। राउरकेला में FIH हॉकी विश्व कप में मेजबान भारत ने स्पेन को 2-0 से हराकर अपना पहला मैच जीता। प्रतियोगिता में आज 4 मैच खेले जाएंगे। देश आज मना रहा है मकर संक्रांति, भोगी और उत्तरायण का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी भोगी और उत्तरायण की शुभकामनाएं। कहा, हमारे जीवन में खुशियों की बहुतायत हो। लोग पवित्र नदियों में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। आज 7वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस है। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने देहरादून में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। देश भर के अलग अलग जगहों पर इस तरह के वेटरन्स के आयोजन किए जा रहे हैं और ऐसे आयोजन मैं मानता हूं कि समाज द्वारा हमारे वेटरन्स को सम्मानित करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। जब मेरे यहां आने की रूपरेखा बन रही थी तो मुझसे पूछा गया कि देहरादून में वेटरन्स डे का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर काफी ठंड है, तो मैंने कहा ठंड से मुझे डराया क्यों जा रहा है। रात्रि में भी -14 देश का गृह मंत्री रहते हुए होम मिनिस्टर रहते हुए -14 डिग्री के टेम्परेचर में रात को मैं रुक चुका हूं, तो देहरादून में आने से किस प्रकार का मुझे भय होना चाहिए, किस प्रकार का संकोच होना चाहिए। इससे पहले 7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस के मौके पर थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। साथ ही उनके लिए सेना में सेवा देने के बाद रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी अलग अलग संगठनों से समझौते किए गए हैं। वेटरन्स और NOK के लिए ECHS सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। हमारा प्रयास है कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की संख्या उसको बढ़ाया जाए। साथ ही में रीएम्बर्समेंट क्लेम्स को ऑनलाइन किया गया है तथा पॉलीक्लिनिक्स का बजट और उनकी सुविधाओं को बढ़ाया गया है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिटायरमेंट के बाद नौकरी के प्रबंध के संबंध में रेलवेज, दिल्ली मेट्रो और कई लीडिंग कॉरपोरेट हाउसेस के साथ MOU किया है। नई दिल्ली में 7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि भारत सरकार की डिजिटल मिशन पहल के तहत हमने स्पर्श की शुरुआत की है। इससे हम पेंशन प्रसंस्करण में पारदर्शिता और पेंशनरों के सभी गैर प्रभावी लाभों का सही भुगतान कर सकेंगे। As a part of the digital mission initiative of the government, Sparsh has been operationalized. Use of this system would bring in transparency in pension processing,
and correct payment of all non-effective benefits to the pensioners. I am happy to inform that 156 Sparsh service centers have been made operational across all the commands of the Indian Air Force in all the self-accounting units. This will help in speedy resolution of all pension-related issues of our air veterans. कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना पूर्व सैनिकों के लिए कई बेहतर कदम उठा रही है। As we transit into the future, the services are committed in ensuring the welfare of our ex-servicemen. The Indian Navy has been following a multi-pronged approach involving care, creative solutions, and communication. The landmark MOU with the DG Shipping towards recognition of Indian Navy training and sea service for transition to the Merchant Navy, as well as MOUs with 9 corporates for the employment of ex-servicemen and the next of kin are a few significant initiatives in that direction. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी सहित अन्य विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल हालात के बीच भारत के विकास और आर्थिक सामर्थ्य पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से उपजे हालात की वजह से पैदा अवसरों का लाभ उठाने पर बल दिया। पीएम मोदी ने डिजिटल क्षेत्र में देश की सफलता को सराहा। उन्होंने देश भर में वित्त तकनीक को तेजी से अपनाए जाने की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति को महत्वपूर्ण कारक बताया। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरू होगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। बजट सत्र इस वर्ष 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक सामान्य अवकाश रहेगा। इस दौरान विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां अनुदानों की मांग की जांच और अपने मंत्रालयों के साथ विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को उत्तरायण की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तरायण की बधाई, हमारे जीवन में खुशियों की भरमार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भोगी के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भोगी की शुभकामनाएं, मैं सभी के जीवन में खुशियां और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अपने गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के विजलपुर में आयोजित पतंग महोत्सव में शिरकत की। अमित शाह ने मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर आनंद नगर रोड इलाके में छत से पतंग उड़ाई। सूर्य के उत्तरायण होने पर गुजरात में 14 जनवरी के दिन हर वर्ष पवित्र मौके पर मकर संक्रांति त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पतंग भी उड़ाई जाती है। इससे पहले केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। अमित शाह आज उत्तरायण पतंग महोत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही गांधीनगर में पौराणिक कपिलेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में पतंग उत्सव में हिस्सा लिया। 68 देशों के करीब 125 पतंगबाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 2 साल के अंतराल के बाद इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। पिछला संस्करण 2020 में 43 देशों के 153 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया गया था।
माघ मेला के द्वितीय स्नान पर्व मकर संक्रांति की पुण्य बेला में प्रयागराज के पावन त्रिवेणी एवं अन्य गंगा घाटों पर पुण्य की डुबकी लगाने का क्रम शुरू हो गया है। तड़के से ही श्रद्धालु घाटों पर पहुंचने लगे थे। भक्तिभाव से ओतप्रोत बच्चे, युवा, बुजुर्ग मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति स्नान पर्व इस बार 2 दिन शनिवार और रविवार को पड़ा है। परंपरा के अनुसार 14 जनवरी यानी आज स्नान है। मुहूर्त की बात करें तो ये 15 जनवरी को है। ऐसे आस्थावान जो मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाते हैं, वे स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। पंचांग के अनुसार रात 3:01 पर सूर्यदेव मकर राशि में आएंगे और उदया तिथि मिलने की वजह से रविवार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। माघ मेला 2023 के दूसरे स्नान पर्व को लेकर पुलिस सतर्क है। इस मौके पर क्या कहना है प्रयागराज के आम लोगों का, आइए देखते हैं। हम महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा के मंदिर के पास से रहते हैं हम लोग, और यहाँ पे गंगा स्नान के लिए आए हैं मकर संक्रांति के अवसर पे। परिवार के हेल्थ और मनोकामनाएं सब पूरी हो जाए, अच्छे से हो दर्शन, इसीलिए। और गंगा स्नान हम लोग हर साल आते हैं मकर संक्रांति के दिन। आज माघ का मेला है और खिचड़ी है, त्योहार, इसलिए आज नहाना है। हम लोग रीवा से आए थे, गंगा स्नान करने के लिए आए थे। मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसका अर्थ है कि सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। इस दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं और इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के पर्व पर देश भर के पवित्र घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। मकर संक्रांति के अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने अरदास की और पवित्र अमृत सरोवर में स्नान भी किया। देश भर में पोंगल का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने आवास पर पोंगल का पर्व धूमधाम से मनाया। पोंगल 4 दिन तक चलने वाला प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार में इंद्रदेव और सूर्य की उपासना की जाती है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जालंधर से सांसद चौधरी संतोष सिंह का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आज सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें फगवाड़ा के एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संतोष सिंह के निधन पर दुख जताया है। ओम बिरला ने ट्वीट करते हुए कहा कि जालंधर से लोकसभा सांसद संतोष सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। सुदीर्घ सार्वजनिक जीवन में जनहित के मुद्दों पर वे सदैव मुखर रहे। सदन में अनुशासन से अपनी बात रखना उनके व्यक्तित्व की खासियत थी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। पंजाब में आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख प्रकट करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि सांसद श्री संतोष सिंह चौधरी जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्हें पंजाब के लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय रेल की। मेक इन इंडिया के तहत बने वंदे भारत ट्रेन विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है। देश भर में अभी 7 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। आखिर क्यों वंदे भारत ट्रेन खास है और क्या हैं इसकी विशेषताएं, देखिए दूरदर्शन संवाददाता अभिषेक सिंह की ये इस रिपोर्ट में। को मिलेगी गति तो देश को प्रगति। जी हां, इसी सोच के साथ 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।
16 बोगियों वाली इस बेहद खूबसूरत रेलगाड़ी में 2 एग्जीक्यूटिव क्लास और 14 इकोनॉमी क्लास कोच हैं। समय की बचत और 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की तेज रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेन आम और खास सभी को एक आनंददायक सफर देने के साथ साथ एक गौरव का भी एहसास कराती है कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और विश्व में अपनी नई पहचान बना रहा है। इंजन लेस और ऑटोमेटिक डोर वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से माता वैष्णो देवी के लिए शुरू की गई। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए मोदी सरकार का ये तोहफा श्रद्धालुओं के लिए एक वरदान साबित हुआ, जिससे वे दिल्ली से कटरा महज 8 घंटे में पहुंचने लगे। कवच जैसी एंटी एक्सीडेंट सिस्टम और बेहतरीन इंटीरियर वाली तीसरे वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली 2 औद्योगिक और व्यावसायिक शहरों गांधीनगर मुंबई सेंट्रल को, जिसने न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को गति दी बल्कि बुलेट ट्रेन से पहले गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन से पहचान कराई। आने वाले 8-10 सालों में हम भारतीय रेल के कायाकल्प का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 400 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनें, विस्टाडोम कोचेस भारतीय रेल की नई पहचान बनने वाले हैं। इस खास ट्रेन सेट की चौथी रैक का तोहफा मिला देवभूमि और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के अंदौरा, ऊना से चंडीगढ़ होते हुए नई दिल्ली स्टेशन के लिए चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी। खास बात यह है कि ये ट्रेन आनंदपुर साहिब से होकर गुजरती है, यानी एक बार फिर से मोदी सरकार का आनंदपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को एक और तोहफा। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते नए भारत में कनेक्टिविटी को तंदुरुस्त करने के लिए सरकार ने 5वीं वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर के बीच चलाई गई। रेल मंत्रालय का लक्ष्य इसी वर्ष यानी 15 अगस्त 2023 तक कम से कम 75 वंदे भारत ट्रेनों को देश भर में चलाने का है। 180 डिग्री तक घूमने वाली एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटों जैसी खासियतों के साथ साथ 6वीं वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला छत्तीसगढ़ के साथ साथ एक बार फिर महाराष्ट्र को। बिलासपुर से नागपुर के बीच ये ट्रेन 5.5 घंटे में 414 किलोमीटर का सफर करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी अगर खासियतों की बात करें, स्लाइडिंग डोर जैसे पहले वंदे भारत ट्रेन के अंदर आप देखते थे, वैसा ही बिल्कुल स्लाइडिंग डोर जो है वो लगाया गया है लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं हो। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो खाना गर्म करने का, खाना रखने का जो सिस्टम है वो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर दिया गया है। साथ साथ जो पैसेंजर है उनके लगेज को कहाँ रखा जाए उसके लिए भी साइड में जो है वो यहाँ पर इस तरह के रैक बनाए गए हैं। जैसे आपने पहले देखा हवाई जहाज के अंदर जो ऊपर सामान रखने का जो रैक होता था वो बिल्कुल वैसा ही है। और टच यहाँ पर आप लाइट देख सकते हैं, ये टच पर है, यानी कि अगर आपको रीडिंग लाइट चाहिए और आप दूसरे पैसेंजर परेशान ना हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट के लिए आप देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए ये 32 इंच का जो है ये स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ पर, जिसपे कि जो भी स्टेशन आएगा उसकी आपको जो है जानकारी मिलेगी। वैक्यूम टॉयलेट, सामान रखने के लिए ज्यादा स्पेस, बेहतरीन खान पान वाले वंदे भारत ट्रेन की सफलता को देखते हुए इसकी 7वीं रैक को कोलकाता से उत्तर पूर्व राज्यों के द्वार कहे जाने वाले जलपाईगुड़ी के बीच दिसंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में चलाई गई। अब इसे नए वर्ष 2023 की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन की पहली सौगात फिर से दक्षिण भारत के 2 तेलुगु राज्यों को देंगे, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ेगी। सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम के बीच ये ट्रेन 700 किलोमीटर का सफर करेगी, जिसमें ये आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, राजमुंदरी और विजयवाड़ा स्टेशनों से होते हुए तेलंगाना में खम्बम, वारंगल होते हुए सिकंदराबाद तक का सफर पूरा करेगी। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड में भूधसाव के चलते प्रशासन ने जोशीमठ में घरों के ध्वस्तीकरण का काम शुरू कर दिया है। जिन घरों या होटलों में बड़ी दरारें हैं उन्हें पहले गिराया जा रहा है। लोगों को यहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। श्रीनगर, कश्मीर घाटी और डोडा में भारी बर्फबारी के कारण सड़क बर्फ की चादर से ढक गई है। इसके कारण स्थानीय लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर बर्फ जमा हो जाने की वजह से यातायात पर बुरा असर पड़ा है। प्रशासन लोगों की परेशानी से अवगत है और जिन इलाकों में सड़कों पर बर्फ जमा है उसे हटाने का काम किया जा रहा है।
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का कहर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण लोगों के जनजीवन और यातायात पर प्रतिकूल असर पड़ा है। प्रशासन यातायात को बहाल करने के काम में लगा हुआ है। उत्तराखंड में शनिवार को मौसम ने करवट ली और प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। ऊंची चोटियों पर हल्के से मध्यम हिमपात हुआ। राज्य में सर्द हवाओं के कारण समूचे प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ और टिहरी गढ़वाल में पहाड़ों की मौसम को खुशनुमा बना दिया है। सैलानियों के चेहरे पर बर्फबारी के बाद ये चेहरे खिल उठे हैं और वो उसका भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। स्थानीय लोग और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग भी बर्फबारी के बाद खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। बात करेंगे खेल की। पुरुष हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारत ने स्पेन को 2-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। भारतीय टीम ने इस मुकाबले के आखिरी क्वार्टर में 10 खिलाड़ियों के साथ मुकाबला खेला और स्पेन को मात दी। इस पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह से खास बातचीत की। हमारे साथ है कप्तान हरमनप्रीत। किस तरह का मुकाबला रहा जिस तरह से आज आपकी टीम ने 2-0 से हराया, टोक्यो में भी हराया था, यहाँ पर पहले मैच में शानदार जीत? सर पहले तो थैंक यू सभी का कि इतना हमें चेयर करना है और सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट मैच था। फर्स्ट मैच ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है टूर्नामेंट के लिए। एंड हमारे सभी टीम ने पूरा एफर्ट डाला है, पूरा 100% दिया टिल द लास्ट विचल। हमने साबित किया कि चाहे हम कार्ड भी लेते हैं तो फिर भी हमने इस बार अच्छा मैनेज किया है, तो वो एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव साइन है हमारी टीम के लिए। कृष्ण बहादुर पाठक को कैसे यहाँ पर आप ट्रीट करेंगे? उन्होंने 4 बेहतरीन शॉट बचाए। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट गोलकीपर्स है, चाहे वो श्रीजेश भाई हैं चाहे कृष्णा है। आई थिंक जब वो लाइफ देते हैं टीम को तो टीम को और एक बूस्ट मिलता है, तो आई थिंक थैंक्स टू कृष्ण एंड श्री भाई। अगला मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा, यहाँ से मोमेंटम बनेगा। इंग्लैंड ने भी अच्छा मैच खेला, 5-0 जीत दर्ज करी वेल्स में। बिल्कुल, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, ऐसा नहीं कि हम जीत गए और हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। हमारा जो फोकस है कि मैच बाय मैच जाएंगे, नेक्स्ट मैच में भी अपना 100% करने की कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट करेंगे। अमित रोहित दास जिन्होंने पहला गोल किया, लोकल बॉय है यहाँ के, जिस तरह का उनको सपोर्ट मिल रहा था, कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ही इज द वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर वी हैव एक्चुअली। फर्स्ट रशर बहुत अच्छे हैं एंड स्कोर करना और होम क्राउड के सामने स्कोर करना वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है उसके लिए। आई थिंक उसने बहुत एंजॉय किया इस मैच। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। युवा गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने 4 शानदार गोल बचाए जो स्पेन के लिए हार का एक बड़ा कारण बने। कृष्ण कुमार बहादुर गोलकीपर हमारे साथ है। कृष्ण, बहुत ज्यादा आपने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया, 4 बेस्ट सेव आपने करके दिखाए जो कि कहीं ना कहीं स्पेन के लिए बड़ा नुकसान साबित। सर देखो, ये कॉन्फिडेंस के ऊपर मैटर करता है। फर्स्ट जो टच था मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा था मेरा सेकंड क्वार्टर में, तो उसके कारण बैक टू बैक सेव होते गए और एज ए टीम हमने काम किया। डिफेंस ने भी काफी अच्छा रोल निभाया आज। श्रीजेश ने पहले क्वार्टर में किया, फिर उसके बाद आपने 2 क्वार्टर में लीड किया। कितना इंपॉर्टेंट होता है ऐसे मिक्स करके आपको इस्तेमाल करना बड़े मैच में? सर हम देखो लास्ट जब मैं श्री भाई के साथ खेल रहा हूँ, लास्ट हम ऐसे ही खेलते आ रहे, 1 क्वार्टर वो खेलते हैं, 1 क्वार्टर मैं खेलता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें यूज टू है इस चीज का। जब हमने 10 लोगों के साथ आखिरी क्वार्टर खेला, उस समय क्या कुछ कर रहा था टीम के पास, और क्योंकि स्पेन का अच्छा मौका था इसका फायदा उठाने का? देखिए सर, हमने काम किया इसके ऊपर, 1 मैन डाउन होके कैसे खेलना है, तो आज हमने परफेक्टली और निभाया है। इंग्लैंड के साथ अगला मुकाबला है, कैसे देखेंगे? सर काफी अच्छी टीम है और जैसे हमने पहले भी बोला था मैच बाय मैच जाएंगे और आज का मैच देखेंगे क्या आगे क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और इंग्लैंड को भी देखेंगे कल और उसके साथ आएंगे। थैंक यू। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।